इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी और जब तक असली प्रतिमा तैयार नहीं हो जाती तब तक वहां नेताजी की एक होलोग्राम प्रतिमा मौजूद रहेगी, जिसका अनावरण खुद प्रधानमंत्री मोदी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर करेंगे। और इसकी जानकारी प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट के जरिए दी, जिसमें उन्होंने सरकार की इस पहल को नेताजी के लिए सम्मान का प्रतीक बताया। आप इस सामने की कैनोपी देख रहे हैं। इस कैनोपी में बीचों बीच जो है एक बड़ी मूर्ति सुभाष चंद्र बोस की यहाँ लगाई जाएगी। यही नहीं, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में 26 जनवरी का कार्यक्रम भी 23 जनवरी से शुरू करने का ऐलान किया, जो अब तक 24 जनवरी से शुरू होता था। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले चुनावों की वजह से दोनों राज्यों की सीमा पर पुलिस मुस्तैद दिखी। वहां बैरिकेडिंग कर बॉर्डर क्रॉस करने वाली गाड़ियों की तलाशी ली गई, जिसकी वजह से वहां गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। इसके लिए पुलिस वालों ने ट्रैफिक को 2 हिस्सों में बांटा और फिर वहां से गुजरने वाली हर एक गाड़ी की तलाशी ली। हर एक शख्स को कहा जा रहा है कि वो अपनी गाड़ी की जो डिक्की है, जो पीछे का हिस्सा है, वो खोलकर चेक करवाएं। इस चेकिंग अभियान का फायदा भी देखने को मिला। पुलिस ने एक कार से शराब की कई बोतलें बरामद की, जिसके बाद कार मालिक का चालान बनाकर शराब की बोतलों को जब्त कर लिया गया। काफी दिनों से लग रहे कयासों के बाद आखिरकार हरक सिंह रावत कांग्रेस पार्टी में फिर से शामिल हो गए। उनके साथ ही उनकी बहू अनुकृति गुसाई ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। और दिल्ली में कांग्रेस वॉर रूम में खुद हरीश रावत ने कांग्रेस का अंग वस्त्र पहनाकर हरक सिंह रावत का पार्टी में स्वागत किया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी तय करेगी वो उसे बिना शर्त निभाएंगे। मेरे को टिकट की बात कोई शर्त नहीं रखी है। वहीं हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत ने भी उम्मीद जताई कि हरक सिंह रावत के कांग्रेस में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। आशा करता हूं कि वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इससे पहले हरक सिंह रावत अपनी बहू अनुकृति गुसाई को लेकर कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे, जिन्होंने उनके साथ ही कांग्रेस की सदस्यता ली। और भले ही हरक सिंह रावत ने बिना शर्त कांग्रेस में वापसी की बात कही, लेकिन न्यूज़ 18 को सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने वापसी के लिए उनके सामने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की शर्त रखी थी और उनकी जगह उनकी बहू अनुकृति गोसाई को लैंसडाउन से टिकट की पेशकश की गई, जबकि हरक सिंह रावत को उत्तराखंड में कांग्रेस की ओर से प्रचार करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इंडिया गेट पर पिछले 50 साल से जल रही अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया, जिसके लिए सेना के तीनों अंगों के जवान और अधिकारी इंडिया गेट पर बने अमर जवान ज्योति पहुंचे और वहां सबसे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद एक जवान ने स्मारक के चारों कोनों में जल रही अमर जवान ज्योति से अपने हाथ में पकड़ी लंबी मशाल को जलाया और फिर एक एक कर इंडिया गेट की चारों ज्योति बुझ गई। इसके बाद उस जवान की लंबी मशाल की मदद से दूसरी मशाल जलाई गई और उसी मशाल को लेकर सभी जवान वहां से नेशनल वॉर मेमोरियल की तरफ रवाना हो गए। सेना के बैंड की धुन पर परेड करते हुए जवानों का दस्ता पूरे सम्मान के साथ मशाल को लेकर निकल पड़ा। नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचते ही एक बार फिर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद इंडिया गेट से जिस मशाल पर अमर जवान ज्योति की लौ लाई गई, उसके जरिए फिर से एक लंबी मशाल को जलाया गया। फिर एक अधिकारी ने उस लंबी मशाल से अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में मिला दिया। अमर जवान ज्योति की लौ को अब हमेशा के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल की लौ में मिला दिया गया है। नेशनल वॉर मेमोरियल पर आजादी के बाद से अब तक जितनी भी लड़ाइयां हुई, उनमें शहीद हुए करीब 26,000 जवानों के नाम लिखे गए हैं। और इसी मेमोरियल में इंडिया गेट पर 50 साल से जल रही अमर जवान ज्योति को शिफ्ट कर दिया गया, जिसे 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में जलाया गया था। 1971 के युद्ध में भारतीय सेना के करीब 4000 सैनिक शहीद हुए थे, जिन्हें ज्योति जलाकर श्रद्धांजलि दी गई थी। यही नहीं, उनकी याद में इंडिया गेट पर काले रंग का एक स्मारक भी बना, जिसके नीचे अमर जवान ज्योति लिखा गया, अमर जवान लिखा गया। लेकिन 2019 में इंडिया गेट से करीब 400 मीटर की दूरी पर ही एक और स्मारक बनाया गया। नेशनल वॉर मेमोरियल नाम से बनाया गया ये स्मारक इंडिया गेट के ठीक पीछे, जहां एक और अमर जवान ज्योति जलती है। ऐसे में इंडिया गेट के उस इलाके में थोड़ी ही दूरी पर 2-2 अमर जवान ज्योति जलने लगी। इसे देखते हुए इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में मिलाने का फैसला किया गया। लेकिन अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट किए जाने पर सियासी बवाल मच गया। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इसके विरोध में शास्त्री भवन के पास जमा हो गए और वहां उन्होंने केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। साथ ही प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड भी लगाए गए, लेकिन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए बैरिकेड पर चढ़ गए, जिन्हें वहां मौजूद पुलिस वाले लगातार समझाते दिखे। कांग्रेस का कहना है कि अगर उनकी सरकार आएगी
तो लॉ को फिर से अमर जवान ज्योति पे बहाल किया जाएगा। अमर जवान ज्योति को शिफ्ट किए जाने का विरोध कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से जुड़े कई नेताओं के पुतले भी फूके। शहीद हुआ है, कुर्बानी दिया है, जो जवानों का इन्होंने अपमान करने का काम किया है। सिर्फ सड़क पर ही नहीं, ट्विटर पर भी अमर जवान ज्योति को शिफ्ट किए जाने पर घमासान दिखाई पड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट के जरिए उन पर पलटवार किया। जेपी नड्डा यूपी में प्रचार अभियान की शुरुआत करने आगरा पहुंचे। उन्होंने वहां के मशहूर राजेश्वर मंदिर में पूजा की। बीजेपी के बड़े नेता प्रचार अभियान की शुरुआत करने से पहले यहां दर्शन करने आते रहे हैं और इधर जेपी नड्डा ने भी उस रिवाज को कायम रखा। उन्होंने आगरा के राजेश्वर मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूजा के समय वहां पार्टी के कुछ दूसरे नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने हर हर महादेव के जयकारे लगाए। हर महादेव की जो बोली है, इस तरीके से जो पूरा जो मंदिर है वो गूंज उठा है। बीजेपी अध्यक्ष यहाँ पर आए। पूजा के बाद जेपी नड्डा ने आगरा में 40 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी और अध्यक्षों से बात की। आगरा यूपी के ब्रज क्षेत्र में आता है, जहां से जेपी नड्डा ने प्रचार अभियान की शुरुआत की। यूपी के ब्रज क्षेत्र में 40 विधानसभा सीटें हैं और इस इलाके में आगरा और मथुरा समेत अलीगढ़, एटा और मैनपुरी जैसे जिले आते हैं। इन जिलों में पहले और दूसरे चरण में चुनाव होना है और इसी वजह से नड्डा ने प्रचार डोर टू डोर कैंपेन का अभियान आगरा से शुरू किया। साथ ही अलग जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रचार की रणनीति पर चर्चा की। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने बातों बातों में ये इशारा किया, पार्टी का सीएम का चेहरा वो खुद हो सकती हैं। यूपी के चुनाव में महिलाओं के बाद कांग्रेस ने युवा दांव खेला है। और दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया और इस मौके पर जब प्रियंका गांधी से यूपी में कांग्रेस के सीएम चेहरे से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने इशारों में अपना नाम ले लिया। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जिस पर बीजेपी ने बिना देर किए तंज किया और दावा किया कि कांग्रेस इस बार खाता तक नहीं खोल पाएगी। प्रियंका का सीएम बनना तो दूर की बात है, तो सीट आने वाली है 0। अगर एक सीट भी आए तो बात हो। प्रियंका ने अब तक विधानसभा चुनाव लड़ने से जुड़ा कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन राहुल की मौजूदगी में उन्होंने यूपी में खुद के सीएम उम्मीदवार बनने के संकेत देकर यह इशारा कर दिया है कि वो आने वाले दिनों में इस जिम्मेदारी को संभाल सकती हैं। कांग्रेस ने युवाओं को रोजगार का वादा करते हुए जो घोषणा पत्र जारी किया, उसके साथ पार्टी ने एक थीम सॉन्ग भी जारी किया है और जिसमें प्रियंका का बोलबाला नजर आ रहा है और उनके अलावा दूसरे कोई नेता नजर नहीं आए हैं। कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र का नाम भर्ती विधान रखा और 20 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया। पार्टी ने प्राइमरी स्कूलों में 1.5 लाख शिक्षक और बेसिक शिक्षक क्षेत्र में 1 लाख प्रिंसिपल समेत माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में 38,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया। साथ ही उच्च शिक्षा और महाविद्यालयों में 8,000 खाली पदों को भरने की बात कही। इसके अलावा यूपी पुलिस के 1,15,000 पदों को भरने का भी वादा किया गया। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लिया। 2 दिन पहले उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली थी। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव से नाराजगी की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया था और बीजेपी में शामिल हो गई थी, जिसके 2 दिन बाद वो मुलायम सिंह यादव से मिली और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस मुलाकात की तस्वीर अपर्णा ने खुद शेयर की और लिखा कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पिताजी से आशीर्वाद लिया। इससे पहले जब अपर्णा लखनऊ पहुंची तो एयरपोर्ट पर उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। उनके समर्थकों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और लखनऊ कैंट सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने के समर्थन में नारे लगाने लगे। अपर्णा यादव का बीजेपी में शामिल होना समाजवादी पार्टी के लिए झटका माना जा रहा है। उनके मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लेने की तस्वीर आने के बाद तो बीजेपी ने अखिलेश पर सीधा हमला किया और दावा किया कि समाजवादी पार्टी में अभी और भगदड़ मचने वाली है। बिल्कुल, मुलायम सिंह जी ने सबको बता दिया है कि यहाँ अखिलेश यादव जी के रहते हुए किसी का सम्मान नहीं हो सकता। आप जाइए, भारतीय जनता पार्टी में आपका सम्मान होगा। आप सब जाइए, मुलायम सिंह भेज रहे हैं। 2 दिन पहले जब अपर्णा ने बीजेपी का दामन थामा था तो अखिलेश ने उन्हें बधाई दी थी और बेफिक्री दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव की बहू के बीजेपी में जाने से एक बार फिर यूपी की सियासत के इस बड़े परिवार की सियासी कलह दहलीज लांघकर बाहर आ चुकी है।
दिल्ली सरकार के वीकेंड कर्फ्यू हटाने के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने ठुकरा दिया। मुख्यमंत्री की ओर से कोरोना पर पाबंदियों में रियायत से जुड़ा एक प्रस्ताव एलजी को भेजा गया था, लेकिन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने उस प्रस्ताव में लिखी केवल आधी बातें मानी। खबर है कि एलजी ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। साथ ही दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले पर भी पहले की तरह ही कायम रहने की बात कही। हालांकि एलजी ने प्राइवेट दफ्तरों को 50% स्टाफ के साथ काम करने की इजाजत दे दी है और इसके अलावा स्कूल खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। खबर है कि फरवरी के पहले हफ्ते में इस पर समीक्षा होगी और उसके बाद ही कोई फैसला आगे लिया जाएगा। तीसरी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बम्पर मुनाफा रहा। कंपनी के जो नतीजे आए उसके मुताबिक अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट 41% बढ़कर 18,549 करोड़ रहा। मतलब तीसरी तिमाही में अनुमान से बेहतर नतीजे रहे, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 13,101 करोड़ रुपए था। कंपनी के कामकाज से होने वाली आमदनी भी बढ़कर 1,91,271 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 1,23,997 करोड़ रुपए थी। रिलायंस जियो का नेट प्रॉफिट भी मौजूदा वित्त वर्ष की तिमाही जो तीसरी थी उसमें 3,615 करोड़ रुपए रहा, जो इसकी ठीक पिछली तिमाही से करीब 2.5% ज्यादा है। यही नहीं, रिलायंस जियो की आमदनी भी तिमाही आधार पर 3.3% बढ़कर 19,347 करोड़ रुपए रही है। रिलायंस जियो मार्केट शेयर के लिहाज से देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, जिसने 1000 शहरों में 5G कवरेज का प्लान बनाया है। नतीजे जारी होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इसे कंपनी का सबसे शानदार तिमाही प्रदर्शन बताया और कहा कि सभी कारोबार में मजबूत ग्रोथ दिखी, जबकि रिटेल, डिजिटल और कंज्यूमर कारोबार में भी रिकॉर्ड आमदनी हुई है। बीजेपी ने यूपी में अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में पार्टी ने राज्य की 85 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। पार्टी ने रायबरेली से कांग्रेस से इस्तीफा देने वाली अदिति सिंह को टिकट दिया और कन्नौज से पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण को प्रत्याशी बनाया। तो वहीं हाथरस से अंजुला माहौर को उम्मीदवार बनाया गया, वो आगरा की मेयर रह चुकी हैं। इसके अलावा नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल को हरदोई से टिकट दिया गया। नितिन अग्रवाल कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। पार्टी ने लखीमपुर से योगेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अब तक 403 में 195 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। दुनिया भर के नेताओं पर हुए एक सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लोकप्रिय नेता माना गया। ये सर्वे अमेरिका की मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस नाम की एक एजेंसी ने करवाया, जिसमें भारत, अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों के नेताओं की लोकप्रियता से जुड़ी जानकारी जुटाई गई। इस सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 71% रही, यानी वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माने गए। सर्वे में दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति, जबकि तीसरे नंबर पर इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी रहे। इस सर्वे में 43% अप्रूवल रेटिंग के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन लोकप्रियता के 5वें पायदान पर रहे। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे ने बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर बगावती तेवर दिखाते हुए पणजी सीट से निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने इस सीट को मौजूदा विधायक अटांसिए मुंटसेरात को टिकट दिया, जिसके बाद मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान कर दिया कि पणजी सीट से वो निर्दलीय ही लड़ेंगे। I'd like to announce that I will be contesting as an independent candidate from Panji constituency. और इससे पहले बीजेपी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी करते हुए पणजी सीट से मौजूदा विधायक अंतासिए मुंटसेरात को टिकट दिया, जिसके बाद वो अपना चुनावी अभियान शुरू करने से पहले महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे और वहां पूजा की। Giving him some other option of some other seat. It is, I don't know, still he did not basically listen to them. गोवा की सभी 40 सीटों पर एक ही चरण में चुनाव होना है, जिसके लिए 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाने वाले गिरोह को रंगे हाथ पकड़ लिया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने इन बदमाशों से 130 से ज्यादा अवैध हथियार बरामद किए। दावा किया कि इन्हें चुनाव से पहले राज्य के अलग अलग हिस्सों में भेजे जाने का प्लान था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने छापा मारकर उनका खेल बिगाड़ दिया। बताया गया कि इस कार्रवाई में 130 से ज्यादा हथियार बरामद किए गए, जिनमें पिस्टल, बंदूकें और कारतूस शामिल हैं। इसके साथ ही उनसे पूछताछ में कई अहम जानकारियां भी हासिल हुई, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। जो कि छोटे और ऐसे ग्रुप्स हैं जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में उनके विरुद्ध भी मुजफ्फरनगर पुलिस कार्रवाई करेगी। यूपी पुलिस की इस छापेमार कार्रवाई में हथियारों के साथ ही उन्हें बनाने का सामान भी जब्त कर लिया गया।
जिसके बाद तीनों आरोपियों से पूछताछ कर उन्हें जेल भेज दिया गया।